Hello guys, welcome back. A very good evening to all of you. Hope you all are doing well. हाँ जी फ्रेंड्स, हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अपनी वीडियोस में. हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट किया था. आज हम उसी से रिलेटेड इसका सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Today's our topic is laws of returns to scale. What is law of returns to scale? स्केल का मतलब है कि जहाँ पे ये जो है ये किससे रिलेटेड है. सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जहाँ पे जो है हमारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, राइट. जो हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, जिनको कि हम अपनी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट. रिटर्न्स ऑफ स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज in the factor input simultaneously in the same proportion in the long run. कहते रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जहाँ पे आउटपुट में चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने से, बाय द चेंज इन द फैक्टर इनपुट साइमल्टेनियसली, कि दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं, कि जितना हम अपने फैक्टर इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं उससे जो है हमारा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है इन द सेम पोर्शन इन द लॉन्ग रन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Simply put, when a firm changes the quantity of all inputs in the long run, it changes the scale of production for the goods. कि कि कोई भी फर्म जब अपनी इनपुट्स की क्वांटिटी को लॉन्ग रन में चेंज करती है तो उससे क्या होएगा, उसका जो आउटपुट है, उसके जो रिटर्न्स हैं वो क्या होंगे, also increases, right. This is laws of returns to scale. According to Watson, returns to scale is related to the behavior of total output as all inputs are varied in same proportion and it is a long run concept. कहते जो वॉटसन है वो कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है. इससे क्या कहता है कि जो हमारा टोटल आउटपुट है उसमें कितना चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन द ऑल द इनपुट्स इन द लॉन्ग रन. कि जितना हम लोग अपने इनपुट्स को चेंज करेंगे, जितना हम अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेंगे, उससे हमारा जो आउटपुट है वो ऑब्वियसली चेंज करेगा, वेदर इन सेम प्रोपोर्शन और इट इंक्रीजेस, राइट. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल: increasing returns to scale, decreasing returns to scale, and third one is constant returns to scale. When all the factor inputs are varied in the same proportion, then the scale of production may take 3 forms. कि जब कहते हैं जो फैक्टर इनपुट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में वेरी करेंगे तो हमारा क्या होएगा, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 फॉर्म्स में, 3 फेसेस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड थर्ड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. First one is increasing returns to scale. Increasing in the first stage of returns to scale, the proportionate increase in total output is more than the proportionate increase in output. In simple terms, if all inputs increase by 100%, then the increase in output will be more than 100%. For example, 100% का मतलब है अगर हम हमारी जो लैंड 1 एकड़ थी और हम उस पर क्या कर रहे थे, 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया हुआ था, तो हमारी जो आउटपुट थी वो कितनी आ रही थी, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स आ रही थी. ये था हमारा आउटपुट. ऑन द सेकेंड हैंड कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज क्या कर रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, लैंड को भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर ली, लेबर भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर ली, तो हमारा जो आउटपुट है वो के भी क्या हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है. बट यहाँ पे क्या हम स्टडी कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि जो इसमें चेंजेस हैं वो कितना होएगा, इंक्रीजिंग, मोर देन होएगा, मोर देन, तो मोर देन कितना हो सकता है 2. कि जब हम जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज होएगा, बट वो क्या होएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि वो इंक्रीज करेगा, कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय विद मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, कि वो बहुत जो उसमें चेंजेस आएंगे वो सेम प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं आएंगे, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो होते हैं हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. I hope you understand.
द मेन रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के मेन बेनिफिट मेन रीजंस क्या होते हैं कि किसकी वजह से जो है हमारा आउटपुट है वो इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा ज़्यादा वेरी कर रहा है, कि किन किन रीजंस की वजह से। सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स ओन ऑपरेशन। कहते वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं उनके खुद के ऑपरेशंस की वजह से। फॉर एग्जांपल जो कि उनके पास इंटरनली अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक लेबर और उनकी स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लेबर्स को वेल ट्रेन करेगी, स्पेशलाइज करेगी, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, तो उनकी जो एफिशिएंसी होएगी वो एज कंपेयर टू अनस्किल्ड और अनप्रोफेशनल वर्कर से उससे बहुत ज़्यादा क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, राइट। उनकी जो एफिशिएंसी है वो अप टू द मार्क होएगी। तो फिर उससे क्या होएगा, ये हो जाते हैं हमारे इंटरनल बेनिफिट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है बाय ट्रेनिंग, बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स, टू इट्स लेबर, राइट। कि फिर उससे क्या होएगा, जो हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। दीज आर इंटरनल इकोनॉमिक्स। देन आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन shared by all the firms of an industry when the industry as a whole expand। industry में क्या आ जाता है, जो इंडस्ट्री क्या होती है वो many firms से मिलके बनती है। there are many firms which make an industry, right। जब ये बहुत ज़्यादा फर्म्स मिलके क्या बनाती हैं, हमारी इंडस्ट्री बनाती है। इंडस्ट्री बनाती है तो ये क्या होती है, ये हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं। कि जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है तो उस एक एक फर्म के पास, उनके जो पास जो एक फर्म का बेनिफिट दूसरी फर्म को कैसे मिल सकता है और वो कैसे जो है अपनी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, तो वो होती है उनकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। फॉर एग्जाम्पल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। कि किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, किसी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, कोई सुपरविजन बहुत अच्छी कर रहा है, किसी के पास फाइनेंस अच्छा है। तो ये क्या हो जाती है, इनकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो जाती हैं जो कि मिलके एक इंडस्ट्री को क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करती हैं। तो अगर किसी फर्म के पास या हम कह लें किसी कंपनी के पास ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स हैं उसके बेनिफिट्स अगर वो उठा ले, मतलब पिकअप कर ले, ये अपॉर्चुनिटीज गेन कर ले, तो फिर उससे क्या होएगा, पूरी इंडस्ट्री क्या करती है, हमारी एक्सपैंड करती है। तो दीज आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देन आ जाता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। In the second stage of returns to scale, the proportionate increase in the total output is equal to the proportionate इंक्रीज इन इनपुट्स। कि जितना हम अपने आउटपुट को इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, सेम प्रोपोर्शनेट चेंज क्या हो रहा है, हमारे आउटपुट पे हो रहा है। इन सिंपल टर्म्स, इफ ऑल द इनपुट्स इंक्रीज बाय 100% देन द इंक्रीज इन आउटपुट विल ऑल्सो बी 100%। अगर इनपुट्स इंक्रीज कर रहे हैं 100% पे, फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स ऑफ 5 एकर्स ऑफ लैंड पे 5 लेबर्स लगे हुए थे, अगर सेम वो उनको हम 10 कर देते हैं इंक्रीज, अगर 100 यूनिट्स हमारी आउटपुट थी तो अभी वो क्या हो जाएगी 200। कि जितना हमने अपने इनपुट्स इंक्रीज किए उतनी ही सेम प्रोपोर्शनेट हमारी आउटपुट में हुए, राइट। दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देन आ जाता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। In the third stage of returns to scale, the proportionate increase in total output is less than the proportionate increase in inputs. In simple terms, if all the inputs increase by 100%, then the increase in output will be less than 100%. कि जब हमारे inputs तो 100% increase कर रहे हैं, but जो उससे हमारा जो output है वो हम achieve कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, 100% से कम हो रहा है। तो वो क्या हो जाती है, हमारी diminishing returns to scale। अच्छा, हमने जो लॉज ऑफ रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था उसमें भी हमने ये 3 स्टेजेस करे थे, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमारी जो है टोटल प्रोडक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट है वो भी क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। सेकेंड स्टेज जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारे किस रेट पे इंक्रीज करता है, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज करता है एट अ
इंक्रीजिंग रेट, राइट। देन आ जाता है हमारा सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और हमारा जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। जहां पे मार्जिन प्रोडक्ट हमारा जीरो हुआ, हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इन द थर्ड फेज टोटल प्रोडक्ट फॉल्स एंड मार्जिन प्रोडक्ट गोज नेगेटिव। याद है ये सारे, ये सेम स्टेजेस ही होते हैं जो हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न्स में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे जो है हमारा क्या है, हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स पढ़ रहे हैं। बट ये जो फेजेस हैं ये सब कहाँ पे होते हैं, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में होते हैं। इसमें सिर्फ हमने ये पढ़ना है कि जो जितने हमने इनपुट्स इंक्रीज किए उससे हमारे जो आउटपुट में कितने चेंजेस आए, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के फेजेस हो जाते हैं, राइट। द मेन रीजन बिहाइंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि कौन कौन से रीजन है कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज कर गया। Diseconomies of scale mean that the firm has now become so large that it has become difficult to manage its operations. कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तब अराइज हो जाती हैं कि whenever जब हमारे ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपैंड कर जाते हैं, जब हमारा बिजनेस क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं, एंड जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाती है, इज अनएबल टू मैनेज इट्स ऑपरेशंस। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। Internal diseconomies means the disadvantages of the large scale production that a firm has to suffer because of its own operations. For example, technological diseconomies because of the very heavy cost of wear and tear. फॉर एग्जाम्पल इंटरनल डिसइकोनॉमीज कहते हैं वो हो जाती हैं जो कि बिजनेस को इंटरनली मैनेज करनी मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ना, टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमीज बिकॉज ऑफ हैवी कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टीयर, की जो मशीनरी है वो क्या हो जाती है, लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, हमारी मशीनरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फिर उसको रिपेयर करवाना, उसके डैमेजेस को, न्यू मशीनरी परचेज करनी, तो ये सारी जो कॉजेज हो जाती हैं ये कई बार क्या हो जाता है, फर्म के लिए अनेबल हो जाता है कि इसको मैनेजमेंट के लिए कि ये वाली सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये सबसे मेन रीज़न है क्या, हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का। देन आ जाता है हमारे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, मीन्स दैट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन दैट ऑल द फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री हैव टू सफर व्हेन द इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपेंड्स। फॉर एग्जांपल स्टिफ कंपटीशन। अभी लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, व्हेन जब फर्म्स क्या हो जाती हैं एक दूसरे से कॉम्पीट करने लग जाते हैं, जब सेम प्रोडक्ट की फर्म्स क्या है अवेलेबल होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लगा लें रेडीमेड गारमेंट्स की फर्म है, रेडीमेड गारमेंट्स की फर्म है, राइट। अभी एक फर्म ए टाउन में खुली हुई है, एक फर्म बी टाउन में खुली हुई है, तो ये जो दोनों फर्म्स हैं एक दूसरे से compete करेंगी या नहीं करेंगी, ऑब्वियसली करेंगी। जब दोनों का कंपटीशन सेम, दोनों का कस्टमर सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम, राइट, तो फिर दोनों एक दूसरे से compete करेंगी। उसी कंपटीशन की वजह से क्या हो जाती है, ये जो हमारी डिसइकोनॉमीज हैं वो क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, कि जिससे हमारे जो रिटर्न्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिमिनिश जाने लग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आ जाता है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती हैं, बिल्कुल करती हैं। एनहेंस्ड प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट्स को हम लोग अपना एनहेंस कर सकते हैं। मार्केट डोमिनेंस, मार्केट डोमिनेंस का मतलब है कि हम लोग मार्केट को इंटरनली बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा मार्केट है वो कहाँ कितने एरिया में एक्सपैंड किया गया है, राइट। देन आ जाता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम अपने कस्टमर्स की इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल। हम अपने आउटपुट्स की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू आवर लेबर वर्कर्स। इकोनॉमीज इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इकोनॉमीज बना के कहते अगर हम मार्केटिंग अच्छी रखेंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बहुत अप टू द मार्क रखें, तो फिर उससे भी क्या हो जाता है, हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेजेस अचीव कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा
डिसएडवांटेजेस, अभी अगर एडवांटेजेस हो रहे हैं तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होंगे, राइट। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत हाई होती है, राइट। ये जो रिस्क, अगर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है तो फिर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस, लाइक बिल्कुल कि हम कई बार क्या हो जाता है कि एक फर्म के क्या होता है, ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक फर्म क्या कर रही है, बहुत सिंपली अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाती है इंडस्ट्री में। रिजिडिटी, बिल्कुल रिजिडिटी कि लाइक हम कह देते हैं हमारे मिथ सुपरस्टिशंस जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे होते हैं, कुछ जो फर्म्स होती हैं वो उनको फॉलो करती आ रही होती हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों कई बार जो है इंडस्ट्री में ना रिजिड कंपटीशन, बहुत ही मतलब लाइक कह लो कि जो अपने चेंज ही नहीं करना चाहते, कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला कि ये मेरा कस्टमर है, तो फिर अगर मैं पैसा फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इसका कॉस्ट बढ़ा दूंगा इस प्रोडक्ट का, तो फिर वो मेरा कस्टमर क्या है किसी और के पास चला जाएगा, तो फिर उसकी वजह से वो लोग अपने इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या करते हैं कि अपना जो एक प्रोसेस फॉलो करते आ रहे होते हैं उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में भी, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। देन आ जाता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिल्कुल कि जैसे अभी इंडस्ट्री में स्टिफ कंपटीशन अराइज हो जाता है, स्टिफ कंपटीशन हो जाता है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, ऑन द अदर हैंड रिसर्च लेवल अच्छा नहीं होता, ऑपरेशंस एंड रिसर्च मैनेजमेंट क्या है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, राइट। देन आ जाता है टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी क्या है, वही जिस मैंने जैसे अभी बताया कि जो टेक्नोलॉजी है कई बार क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है टेक्नोलॉजी, फिर वियर एंड टीयर हो जाता है, उसकी कॉस्ट अराइज हो जाती है, रिपेयर करवानी, मेंटेनेंस करनी, इन सब की जो कॉस्ट अराइज हो जाती है, तो कई फर्म्स क्या हो जाती हैं ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती सुपरफिशियली, तो फिर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। देन आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अभी हम ये पढ़ेंगे कि इनसे इनको कंपनी में मतलब इनका क्या फ़ायदा है और इनका मतलब पूरा प्रोसेस क्या है, राइट। फर्स्टली इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेफिनेशन, कॉस्ट एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्म ओन एक्शंस एंड ऑपरेशंस एट इट स्केल्स अप, कि जैसे जैसे वो अपने ओन ऑपरेशंस की, एक किसी फर्म के अपने ऑपरेशंस उनके एक्शंस की वजह से जो कॉस्ट एडवांटेजेस कंपनी को मिलती हैं वो क्या होती हैं, हमारी इंटरनल इकोनॉमीज। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट एडवांटेजेस शेयर्ड बाय मल्टीपल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो हमारे मल्टीपल कॉस्ट एडवांटेजेस जो मल्टीपल फर्म्स क्या करती हैं, शेयर करती हैं, वो हो जाते हैं हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। स्कोप pertains to efficiencies achieved within the specific firm as it expands its operations, कहते ये क्या होती हैं कि एक स्पेसिफिक फर्म में जो हम एफिशिएंसी अचीव करते हैं, किससे अचीव कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने ऑपरेशंस को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, राइट। On the other hand, involves benefits that extends to the multiple firms within a particular industry or geographic area, कहते वो benefits जो कि multiple firms शेयर करती हैं within a particular industry. Scale of production in the case of returns to factor doesn't change, only the production level changes, राइट। स्केल तो हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, वो क्या होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, जो शॉर्ट टर्म में है वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल चेंजेस, बिल्कुल ये तो हमें पता ही है। टाइम पीरियड, returns to factor applies in the short run production function, on the other hand returns to scale is concerned with the long run production function. Then आ जाता है reasons of for operations, the output of the commodity changes with the change in the marginal productivity of the variable factor, कहते हैं output of the commodity changes, for example कि अगर किसी कमोडिटी का आउटपुट चेंज हो रहा है, वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, बाय द मार्जिनल बेनिफिट arrives by adding changes in the marginal productivity, right.
द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स। यहाँ पे क्या करेगा, वन फैक्टर चेंज करेगा, वन फैक्टर वेरिएबल होएगा, यहाँ पे क्या होएगा, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, राइट। ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द राइज इन द टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग जस्ट वन फैक्टर। ये हो जाता है हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट आपको पता ही चल रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है कि जहाँ पे ओनली एक फैक्टर चेंज करेगा और जो बाकी हमारे फैक्टर्स होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड, while holding the other factors constant and change in the factor input simultaneously in the same proportion, that is returns to scale। कि जहाँ पे जो हमारे सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे उसको क्या बोलते हैं हम, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एवरीथिंग इज क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन जस्ट वन फैक्टर, कि जहाँ पे हम लोग वन फैक्टर जस्ट वन फैक्टर चेंज कर रहे हैं और उससे जो हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, दैट इज रिटर्न्स टू फैक्टर। ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू स्केल ड्यू टू द चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द चेंजेस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज रिटर्न्स टू स्केल। स्केल ऑफ प्रोडक्शन डजंट चेंज, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। नाउ स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो हम किस एक टाइम पे प्रोडक्शन की टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये सोचा कि शॉर्ट रन में हमें अगर 100 यूनिट्स बनाने हैं तो हमें 2 मशीनरीज सफिशिएंट रहेंगी, तो हम क्या होएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो शॉर्ट रन में है वो हम चेंज नहीं कर सकते, कि अगर हमारे पास 2 मशीनरीज हैं, अगर हम अपनी आउटपुट 100 से 150 भी करते हैं तो भी वो हम 2 मशीन से ही अचीव करेंगे, वही टेक्निक्स जो हम अडॉप्ट करी हुई हैं उसी से ही अचीव करेंगे। ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू स्केल में आ जाता है कि हम क्या करेंगे, नई मशीनरी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, नई टेक्निक्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करेंगे, हम रिटर्न्स टू स्केल में चेंज करेंगे। आई होप यू क्लियर। टाइम पीरियड, दिस इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड दिस इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ अभी हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले मीनिंग, द राइज इन द टोटल प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग जस्ट वन फैक्टर while holding the other factor constant, कि जहाँ पे सारे फैक्टर्स जो हैं अदर फैक्टर्स क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ओनली वन फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उससे जो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो चेंज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर। द returns to scale refers to change in output that results from a change in the factor input simultaneously in the same proportion in the long run। कहते हैं जब हमारे आउटपुट में चेंज आ रहा है बाय चेंज इन द फैक्टर इनपुट साइमल्टेनियसली, कि सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे चेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। फैक्टर प्रोपोर्शन, in returns to factor, as the variable factor keeps on changing, the ratio of fixed and variable factors also changes। obviously कि अगर हमारा एक जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है एंड जो वेरिएबल फैक्टर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो जो दोनों की रेशियो होएगी फिक्स्ड टू वेरिएबल वो ऑल्सो चेंज करेगी ही करेगी, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है हमारा, लैंड। अगर लैंड हमने 1 एकड़ की लैंड ली है और जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमारी क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या आती है, लेबर। जैसे फर्स्ट पहले हमने 1 से 2 कर दी, तो पहले क्या बन रही थी, 1:1 रेशो बन रही थी, अभी कितनी बन गई, 1:2 बन गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेबर को और इंक्रीज कर लेते हैं तो रेशो क्या बन जाएगी, 1:3, 1:4। तो जो हमारी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर की रेशो है वो चेंज कर रही है, राइट। वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी।
बट जो क्या रिटर्न्स टू फैक्ट स्केल में क्या करेगी, ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, बिकॉज जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, राइट। जो रिटर्न्स टू स्केल है उसमें जो हमारे सारे फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे, नॉट प्रोपोर्शनेटली, साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, scale of production in case of returns to factor doesn't change, only the production level changes, कि हम level change कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने क्या करा था, 2 लेबर लगाए हुए थे, बट हमने अगर 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम 5 लेबर को अपॉइंट करेंगे। तो हम प्रोडक्शन लेवल चेंजेस कर सकते हैं, बट हम जो हमारा जो स्केल रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आई होप यू क्लियर। but the scale of production returns to, in case of returns to scale changes, right। time period हमें पता है, returns to factor applies to short run production function, on the other hand it is applied in long run production function। then आ जाता है हमारा reason for operation, the output of the commodity changes with the change in the marginal productivity of the variable factor। कहते हैं जो हमारी कमोडिटी में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से चेंजेस होते हैं, कि जब हम कोई मार्जिनल, कोई एडिशनल बेनिफिट एडिशनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, कि उससे जो हमारे चेंजेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन ऑल द एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स, कि जब हम सारे फैक्टर्स की एफिशिएंसी को चेंज करते हैं, राइट। ये था हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आई होप यू क्लियर। ये पूरा जो लॉ है वो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे ही डिपेंड करता है। वैसे ही उसमें भी 3 फेजेस थे, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट, वैसे ही सेम इसमें भी 3 स्टेजेस ही हैं। वो शॉर्ट रन पे अप्लाई होता है, ये लॉन्ग रन में अप्लाई कर होता है, राइट। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है चेंज होता है रिटर्न्स टू स्केल में, बट वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या है, चेंज नहीं होता। वहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में ओनली 1 फैक्टर चेंज होता है और वेरी करता है, और जो बाकी फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू स्केल में क्या करते हैं, हमारे सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली वेरी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा आइसोक्वांट। रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इससे बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या होता है? An isoquant is a firm's counterpart of the consumer's indifference curve, कि जैसे हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करने के लिए, कंज्यूमर्स की मतलब प्रेफरेंसेस रैंकिंग को शो करने के लिए इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं हम, शो जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व, सेम वैसे ही हमारा जो है आइसोक्वांट होता है। An isoquant is a curve that shows all the combination of inputs that yield the same level of output। कहते an isoquant कहते वो कर्व होती है जो क्या करती है, all the combination of inputs जो कि हमें same level of output देते हैं। Iso means equal and quant means quantity। Therefore, an isoquant represents a constant quantity of output। Therefore, कहते हैं जो isoquants हैं वो क्या represent करते हैं कि constant quantity of output। The isoquant curve is also known as equal product curve और production indifference curve और isoproduct curve। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्या है, हमारे प्रोडक्ट वर्ड जो है एड ऑन हो गया। इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व, राइट। आइसोक्वांट कर्व ये सेम वैसे ही जैसे हम अपनी इंडिफरेंस कर्व बनाते होते थे, वहाँ पे हम लोग क्या करते होते थे कि हम एक तरफ एक्स कमोडिटी होती थी, एक तरफ हमारी वाई कमोडिटी होती थी, कि दोनों गुड्स क्या कर रही हैं, हमें किस लेवल ऑफ कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें दे रही हैं, राइट। यहाँ पे हमने कौन सी क्या चीज़ शो करनी है कि
जो हमारे फैक्टर इनपुट्स हैं वो हमें कितना जो है हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे एक्सेस पे एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, हमारा लेबर आ जाएगा, एंड वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल। A line on a graph used in the study of microeconomics that charts all the combination of inputs that will produce the same output। की कौन से combination of inputs से हमें क्या मिलेगा, हमारा same level of output मिलेगा, right? हाँ जी, ये आ जाते हैं हमारे, नाउ आ जाते हैं हमारा shapes of isoquant curves। सॉरी यहाँ पे शेप्स ऑफ आइसोक्वांट कर्व्स, कहते हैं आइसोक्वांट कर्व्स की कौन सी शेप्स हो जाती है। सबसे पहले आ जाता है लीनियर आइसोक्वांट्स। लीनियर आइसोक्वांट्स मींस स्ट्रेट लाइन, राइट। लीनियर समझते हो कि जिसमें सेम अमाउंट ऑफ चेंज होता है। अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, की जहाँ पे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं परफेक्ट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग ईदर लेबर और कैपिटल, राइट। कहते हैं एक फर्म क्या कर रही है, एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, या तो उसने क्या कर सकती है, या तो कैपिटल यूज कर सकती है या लेबर यूज कर सकती है। एंड द इनपुट्स जो होंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो जो हमारी आइसोक्वांट कर्व होगी उस केस में क्या होगी, हमारी लीनियर बनेगी, राइट। कि या इधर हम दोनों को यूज कर सकते हैं, इधर हम एक को यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, राइट, कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं बिकॉज दीज बोथ फैक्टर्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। दिस इज कैपिटल एंड दिस इज लेबर। आइसोकॉन शेप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग कर्व डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या होती हैं, डाउनवर्ड्स होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज लीनियर आइसोकॉन। देन आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट आइसोकॉन। इनपुट आउटपुट आइसोकॉन इज ऑल्सो नोन एज एल शेप्ड आइसोकॉन। इसको एल शेप्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स that produce a specific level of output when the inputs are perfect complements। जब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे को के लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो उस केस में जो हमारी आइसोकॉन कर्व होती है वो किस शेप में बनती है, एल शेप में बनती है, राइट। शेप ऑफ इट इज राइट एंगल एल शेप इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। कि ये जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, बट जो इनके कोएफिशिएंट्स ऑफ वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। कोएफिशिएंट्स कौन से क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट्स का मतलब है कि जो जब दो प्रोडक्ट मिलके एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है, वो होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स। कि जहाँ पे हम जब दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फॉर एग्जांपल लेबर ऑफ और कैपिटल को, जब दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या हम कह देते हैं कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो दिस इज एल शेप्ड आइसोकॉन कर्व। नाउ assumptions of आइसोकॉन कर्व्स। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ओनली टू फैक्टर्स क्या करेंगे, यूज किए जाएंगे, आर यूज टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। डिविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, दैट इज डिविजिबल, कि वो डिविजिबल होने चाहिए नेचर में, जिनको कि इजीली क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, राइट। कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू फैक्टर्स इज टेक्निकली पॉसिबल, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप रेदर देन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। की जहाँ पे जो हम प्रोडक्शन फंक्शन है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन के फॉर्म में यूज करेंगे इधर देन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देन आ जाता है हमारे एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके कॉम्बिनेशंस हम लोग इस तरह से यूज करेंगे कि सो एज टू अचीव वी कैन मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट।
आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आर द assumptions ऑफ आइसोकॉन कर्व्स कि जहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए. कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ आ जाता है हमारे एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ दिस इज आइसोकॉन स्केड्यूल. आइसोकॉन स्केड्यूल क्या होता है कि वो टेबल जहाँ पे जो हमें शो करता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. 5 units of labor, 9 units of capital, 10 units of labor, 6 units of capital, 15 units of labor, 4 units of capital, 20 units of labor, 3 units of capital. These are the various combinations of factors of production and this is our output which remains same. कि ये हमने different combinations of factors of production को use करके एक ही अमाउंट की हमने जो सेम प्रोपोर्शन में जो हमने आउटपुट क्या है अचीव की है, राइट. अब हमने ये देख आइसोकॉन स्केड्यूल क्या करेगा. आइसोकॉन स्केड्यूल हमें ये बताएगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट. दिस इज फिगर ए. 9 यूनिट्स. दिस इज combination 1, combination 2, combination 3 and combination 4. This is our isoquant curve. An isoquant is a curve showing all combinations of labor and capital that can be used to produce a given quantity of output. कि isoquant curve क्या शो करती है कि different levels of combination जो कि हमने एक given output को achieve करने के लिए use किए थे, right. देन आ जाता है हमारा आइसोकॉन्ट मैप. आइसोकॉन्ट मैप क्या होता है? इज अ सेट ऑफ आइसोकॉन्ट्स दैट शोज द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम एनी गिवन कॉम्बिनेशन इनपुट्स. कि जितना हम अपना जो आउटपुट है वो अचीव कर पाए विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देन आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट्स कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोकॉन्ट कर्व्स की, राइट. First one, an isoquant lying above and to the right of another isoquant represents a higher level of satisfaction. कहते हैं एक आइसोक्वांट जो सबसे ऊपर होएगी एंड जो किसी अदर आइसोक्वांट के राइट में होएगी वो क्या शो करेगी? हमारी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ आउटपुट. सॉरी, सेटिस्फैक्शन इंडिफरेंस कब में होती थी, इसमें क्या शो करेगी? हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑन हायर आइसोकॉन्ट वी हैव ईदर मोर यूनिट्स ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मोर यूनिट्स ऑफ बोथ द फैक्टर, राइट. कहते हैं कि जहाँ पे हम लोग ये हायर आइसोकॉन्ट कर्व पे क्या शो करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास या तो एक फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, इधर दोनों, राइट. ये हम अपने अभी नेक्स्ट ये जो सारी कहते हैं एट पॉइंट एक्स वी हैव OX1 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ऑन द अदर हैंड OY यूनिट्स ऑफ कैपिटल. एट पॉइंट बी OX यूनिट्स ऑफ लेबर एंड OY. कहते हैं दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं हमें इस सेम एट बोथ द पॉइंट्स, देयरफॉर इट विल यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. की जो हमारा बी कॉम्बिनेशन है वो क्या शो कर रहा है? हमारा हायर लेवल ऑफ satisfaction शो कर रहा है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, टू आइसोक्वांट्स कैन नॉट कट ईच अदर. कहते हैं जो दो आइसोक्वांट्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती. जस्ट एज टू इंडिफरेंस कर्व कांट कट ईच अदर, टू आइसोक्वांट्स ऑल्सो कांट कट ईच अदर. इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, right, there would be a contradiction and we will get inconsistent results. This can be illustrated with the help of diagram. For example, the isoquant IQ1, wait, कहते जो isoquant है IQ1 shows 100 units of output by various combinations. On the other hand, curve 2 shows 200 units of output by various combination. We have A is equals to C. ये रहा A पॉइंट जहाँ पे दोनों करनी है, ये है कर्व B एंड ये है C.
अगर हम IQ1 पे देखें तो A हमारे पास A इज इक्वल्स टू C बिकॉज दे आर ऑन द सेम आइसोक्वांट। अगर IQ2 पे देखें तो A इज इक्वल्स टू B बिकॉज जो है वो दोनों एक ही आइसोक्वांट पे हैं। बट देयरफॉर जो है हम कह सकते हैं B इज इक्वल्स टू C। बट जो कहते हैं B इज इक्वल्स टू C इज इनकंसिस्टेंट। क्यों? बिकॉज C पे हमारे पास ओनली 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है एंड B पे हमारे पास क्या है 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, राइट? कि जहाँ पे जब ये जो हमारा आउटपुट लेवल ही सेम नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे इनपुट्स थे वो सेम थे, राइट? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सेम थे, राइट? So that's why two isoquants cannot cut each other. Then आ जाता है हमारा isoquants are convex to the origin. An isoquant must always be convex to the origin. This is because of the operations of principle of diminishing marginal rate of technical substitution. कहते जो हमारी आइसोक्वांट्स हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ MRTS, marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution कहते वो रेट होती है at which marginal unit of an input can be substituted for another input making the level of output remain the same. कहते जहाँ पे जो marginal unit होएगा एक input का, for example labor and capital, जहाँ पे जो marginal unit होएगा one input का कि सब्सिट्यूट कर सकते हैं बाय द अदर इनपुट, बट जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर ले रहे थे एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले रहे थे, नाउ हम चाहते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज यूनिट्स ऑफ लेबर बट देन वी विल कॉन्ट्राडिक्ट आवर कैपिटल, राइट, टू रिमेन ऑन द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो आउटपुट था वो हमने क्या करना है? सेम रखना है। देयरफॉर दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कि हमने अगर एक फैक्टर को इंक्रीज किया तो हम उसके प्रोपोर्शन में दूसरे फैक्टर को कितना हम कम करेंगे सो दैट जो हमारा आउटपुट है वो क्या रहे? सेम रहे, राइट? एज द प्रोड्यूसर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to point B and from B to C and from C to D along an isoquant the marginal rate of technical substitution of labor for capital diminishes. लेबर फॉर कैपिटल का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड लेबर को क्या कर रहे हैं? हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। बिकॉज द टू फैक्टर्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. For every increase in labor there is corresponding decrease in the capital. सॉरी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं। मैं पहले उल्टा बोल गई थी। There is a corresponding decrease in the capital for every increase in the labor. कि जैसे जैसे हम लोग अपनी लेबर को इंक्रीज करेंगे हमारी जो कैपिटल है वो क्या करेंगे? हम लोग डिक्रीज करेंगे by every unit. This is known as marginal rate of technical substitution. It cannot be concave. कहते हैं ये concave नहीं हो सकती। concave क्यों नहीं हो सकती? If they are concave, MRTES for marginal rate of technical substitution of labor for capital increases. But this is not true of isoquants. कहते क्या होएगा? फिर marginal rate of technical substitution क्या हो जाएगा? लेबर फॉर कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अगर वो कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप में आएगी, राइट? दिस इज नॉट ट्रू फॉर आइसोक्वांट्स. नो आइसोक्वांट कैन टच ईदर एक्सिस. कहते कोई भी आइसोक्वांट क्या करेगी? कोई भी एक्सिस टच नहीं करेगी, एज वी स्टडीड इन इंडिफरेंस कर्व. अगर कोई भी जो आइसोक्वांट कर्व कोई भी एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस कोई भी एक्सिस टच करेगी, दैट मीन्स कि वो दूसरा यूनिट यूज ही नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ फैक्टर को यूज कर रहे हैं
और दूसरे यूनिट को यूज ही नहीं कर रही, राइट। If an isoquant touches x-axis, it would mean that the commodity can be produced with OL units of labor without any unit of capital. कि हमारी जो ये वाली क्या किया है, हमने लेबर यूज करी है to produce this commodity without any units of capital. वही point K on the y implies that the commodity can be produced with OK units of capital and without any unit of labor. However, this is wrong because the firm can't produce a commodity with one factor alone, right? कि जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमेशा assumption रही है कि we always have to use two factors of production. Isoquants are negatively sloped. कहते हैं जो आइसोक्वांट्स हैं वो हमेशा क्या करेंगी, नेगेटिवली स्लोप करेंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उसका जो मेन प्रिंसिपल क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि अगर हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे देन वी हैव टू डिक्रीज अदर फैक्टर, राइट। एन आइसोक्वांट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The logic behind this is the principle of diminishing marginal rate of technical substitution. In order to maintain a given output, a reduction in the use of one input must be offset by an increase in the use of other input. कहते अगर हम किसी एक इनपुट में रिडक्शन करते हैं तो उसको हम ऑफसेट कैसे कर सकते हैं, दूसरे इनपुट में इंक्रीज करके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फिगर शोज that when the producer moves from point A to point B, the amount of labor increases from OL to OL1, right? But the capital decreases from OK to OK1. कि जैसे ही हमने अपने लेबर को के यूनिट्स को इंक्रीज किया फ्रॉम OL to OL1, we have to decrease our capital from OK to OK1 to maintain the same level of output. The impossibility of horizontal, vertical or upward sloping isoquants can be shown with the help of following diagrams. अभी हम नेक्स्ट अभी ये क्या करेंगे, ये वाली जो अपनी डायग्राम्स है वो स्टडी करते हैं, लाइक दिस. कंसीडर फिगर ए. फिगर ए में क्या हो रहा है, कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, हमारी लेबर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट, फ्रॉम OL to OL1. We have OL units of labor and OK units of capital at B. We have OL1 units of labor and OK units of capital. तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जो लेबर है इंक्रीज कर रही है बट हमारी जो कैपिटल है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रह रही है, राइट. तो ये बट हमारे जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर हम एक यूनिट को इंक्रीज करेंगे देन वी हैव टू डिक्रीज आवर अदर यूनिट ऑफ कैपिटल so that our output remains same, right. Therefore this can't be possible. Next, consider figure 2. We have OL units of labor and OK units of capital. At point B we have OL units of labor and OK1 units of capital. Now in this figure कि हमने जो लेबर की क्वांटिटी है वो सेम रखी बट हमने कैपिटल इंक्रीज कर ली, राइट. सिंस B is having KK1 more units of capital, it is wrong to assume that both A and B will yield the same level of satisfaction, right. बिकॉज हमने अगर हमारे पास इतने OL यूनिट्स ऑफ लेबर एंड OK यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगा के हम लोग A यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, देन हाउ कैन से दैट कि OL यूनिट्स एंड OK1 से भी हम लोग A यूनिट्स ही कंज्यूम करेंगे, राइट. दिस इज नॉट पॉसिबल. या तो उसमें चेंजेस तो होंगे अगर हम लोग अपने फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स में चेंजेस कर रहे हैं, देयरफॉर हमारे जो आउटपुट में उसमें भी चेंजेस होंगे. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Similarly in figure C, we have L1 more units of labor and K1 units of more capital. As compared to point A, both the inputs are higher at point B, right. दोनों
Therefore it is absurd to assume that both the combination A and B will give the same level of satisfaction, same level of output, sorry, कि हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम ए इन यूनिट्स को अचीव से हम लोग ए यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं तो दोनों सेम, अगर उन दोनों को इंक्रीज कर देंगे तो भी हमें ये जो हमारा आउटपुट है वो सेम ही रहेगा, राइट? आउटपुट सेम नहीं रह सकता, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. देयरफॉर we can say that therefore we can say that जो आइसोक्वांट कर्व है वो क्या करेगी, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द रीजन. आइसोक्वांट्स नीड नॉट टू बी पैरेलल, कि जो आइसोक्वांट्स हैं वो क्या है, जरूरी नहीं है कि हमारी पैरेलल ही रहेंगी, बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. The shape of the isoquant depends upon the marginal rate of technical substitution. Since the rate of substitution between two factors need not necessarily be same in all the isoquant schedules, that need not be parallel. कहते जो factors of substitution है दोनों उसमें जो rate होएगा substitution का वो कहते necessarily same नहीं हो सकता. Therefore जो isoquants हैं can't be parallel, right? Now our next topic is isoquant line. Isoquant line क्या होती है? The combination of factors inputs with which a firm produces output depends upon the quantity of output that the firm wants to produce. कहते हैं जब हम फैक्टर इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट द फर्म वांट्स टू प्रोड्यूस, कि हम जो एक फर्म कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है. बिसाइड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म वांट्स टू स्पेंड एंड प्राइजेस ऑफ द फैक्टर इनपुट्स. फॉर एग्जांपल कि अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, आपके पास आपको लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, राइट? सो यही चीज़ वो कह रहा है कि यार सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, राइट? तो ये कहते हैं अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्शन करना चाहते हो, ऑल्सो कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, कितना आप रिस्क लेने के लिए मतलब रेडी हो, कितना आप लोग प्रोन टू रिस्क हो, एंड also depends upon the amount of money that the firm wants to spend and prices of the factor inputs, कि वो bear up कर सकता है या नहीं कर सकता. This is related to the ISO cost line, कि टोटल हमारी कॉस्ट कितनी होएगी to produce a certain level of output, right? Suppose a firm has 1000 to spend on two factors x and y. If the price of factor x is ₹10 and that of y is 20, right? हमारे फर्म के पास 1000 रुपीज़ हैं जो उसने टू फैक्टर्स पे स्पेंड करने हैं x एंड y. x का प्राइस है ₹10 एंड y का प्राइस है 20. The firm can spend its outlay on x and y, or it can spend the entire outlay on y and buy 50 units, or with 0 units of y, or it can spend the entire outlay on y. sorry ये यहाँ पे मिसस्पेल हो गया, यहाँ पे आना था x एंड बाय 100 यूनिट्स, राइट? एंड हाँ जी ये ठीक है. कहते या तो अभी x का प्राइस है ₹10 एंड y का प्राइस है ₹20. तो फर्म के पास दो डिसीजन हैं कि या तो वो पूरा का पूरा हमारा अपना 1000 रुपीज़ x पे स्पेंड कर दे, राइट? और उसके 100 यूनिट्स खरीद ले. x का प्राइस है 10 एंड y का प्राइस है 20. तो इसके 100 यूनिट्स खरीद सकता है विद 0 यूनिट्स ऑफ y, और इसके क्या कर सकता है 50 यूनिट्स खरीद सकता है विद 0 यूनिट्स ऑफ x. ही कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले ले या ये वाला ले ले या दोनों का बिटवीन का ले ले, राइट? कि हाफ इसके ले ले, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स इसके ले लिए 500, और ये इसके कितने आएंगे
25, हाँ 25 यूनिट्स इसके ले लिए, इधर ही कैन चूज दिस कॉम्बिनेशन, राइट. वन कैन शो आइसोकॉन डायग्रामेटिकली ऑल्सो, राइट. जैसे देखो एक्स एक्सिस शोज फैक्टर, एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है, एक्स के लिए ये है फैक्टर वाई. व्हेन एंटायर 1000 के स्पेंड ऑन एक्स वी गेट ओ बी, अगर हमने सारे एक्स पे स्पेंड कर दिए, एंड अगर हमने वाई पे स्पेंड किए वी गेट ओ ए, राइट. द स्ट्रेट लाइन ए बी विच जॉइंस पॉइंट ए एंड बी pass through all the combination of x and y which the firms can buy with ₹1000. तो ये लाइन ए बी क्या होगी हमारी आइसोकॉस्ट लाइन, कि उसके बाद उसने ₹1000 स्पेंड करने थे, राइट. उसने ₹1000 स्पेंड करने थे, उसके पास जितने भी कॉम्बिनेशंस थे और जो भी उसने कॉम्बिनेशंस चूज किए तो वो क्या शो कर रहे हैं हमारे पास लाइन ए एंड बी. वैसे सिमिलरली सी एंड डी, कि अगर वो या तो ओ डी कॉम्बिनेशंस ले सकता है और ओ सी कॉम्बिनेशंस ले सकता है, ऑन द अदर हैंड ओ एफ कॉम्बिनेशंस ले सकता है और ई कॉम्बिनेशंस ले सकता है. सो दिस इज known as isocont line which a firm chooses all the combinations of factors of production to produce a certain level of output, right. I hope you clear. Now how isocont is related to producers equilibrium. कहते हैं जो आइसोक्वांट है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट करता है, ऑब्वियसली रिलेट करता है. कैसे करता है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि जैसे हमें पता चल गया कि आइसो कॉस्ट क्या करती है, आइसो कॉस्ट से एक फर्म क्या करती है अपनी कॉस्ट को मेजर करती है, राइट. कि हमने अगर इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे एंड कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए एंड हम कितने कितने एबल हैं कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो इससे फर्म क्या कर सकती है अपनी कॉस्ट को मेजर कर सकती है. अगर फर्म अपनी कॉस्ट को मेजर कर सकती है तो वो इक्विलिब्रियम भी मतलब अचीव कर सकती है, राइट. अगर वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव करेगी तो फर्म इक्विलिब्रियम लेवल भी easily achieve करेगी. Therefore, we can say that isoquant is related to producer's equilibrium. Now, let's discuss. An isoquant enables a producer to get those combination of factors that yield maximum output. बिल्कुल कहते हैं आइसोक्वांट क्या करती है, एक प्रोड्यूसर को वो कॉम्बिनेशन चूज करने में हेल्प करती है दैट yield maximum output. Isocost line provides the ratio of prices of factors of production and the amount that a producer is willing to spend. बिल्कुल कहते हैं एक आइसोकॉस्ट लाइन क्या करती है, प्रोवाइड करती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके क्या प्राइजेस हैं एंड जो एक प्रोड्यूसर है वो कितनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना चाहता है, राइट. एंड द अमाउंट दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू स्पेंड. नेक्स्ट, a producer needs to obtain a combination that helps in producing maximum output with at least price so that it can attain equilibrium, right. मैंने जैसे अभी आपको समझाया, कहते एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो कॉम्बिनेशन चूज करेगा, needs to obtain a combination that helps in producing maximum output with least price, कि जो प्राइस होंगे वो कम से कम होंगे and so that he can attain इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट. कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने के लिए वो क्या कोशिश करेगा कि उसकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए बट जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन है वो लीस्ट टू लीस्ट होनी चाहिए, राइट. द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन, कि ये शो करता है कि कैसे हम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर सकते हैं. The equilibrium position obtained with the help of isoquant and isocost line. How? The producer can produce 60 units of output by using any combination, that is R, Q and S
ऑन कर्व IP, राइट। ये है हमारी IP कर्व। He she would select the combination that would obtain the lowest cost। कहते 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, राइट। तो उसके पास कॉम्बिनेशन R है, कॉम्बिनेशन Q है एंड कॉम्बिनेशन S है। तो वो तीनों कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता है, बट वो कौन सा सिलेक्ट करेगा जिसकी जो कॉस्ट होएगी वो सबसे कम हो। It can be seen from the given figure Q that Q lies on the lowest isocost line. Q lies on the lowest isocost line and would yield same profit as on R and S points, right? R एंड S पॉइंट्स पे जो हमारा जो प्रॉफिट है वही सेम Q पे है, बट जहाँ पे कॉस्ट क्या है हमारी Q पे की कम है। In such a case, Q is the point of equilibrium, therefore it would be selected by the producer. तो इन सच ए केस जो Q होएगा वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, लीस्ट सबसे कम, एंड आर आउटपुट क्या हो रही है, मैक्सिमम। Therefore, producer chooses this level of combination, right? I hope you understand कि प्रोड्यूसर वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या है, सब कम से कम होएगी, कॉस्ट इज मिनिमम एंड आउटपुट इज मैक्सिमम। नाउ कंपैरिजन बिटवीन आइसोक्वांट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम देखा जाए तो दोनों का पर्पस क्या है, सेम है कि जहाँ पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रह के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे लगता था, इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड हमने आइसोक्वांट कर्व में क्या पढ़ा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो दोनों की जो क्या कहते हैं, मतलब पर्पस क्या है, सेम है, बट इनमें डिफरेंसेस भी हैं। लेट्स स्टडी आइसोक्वांट कर्व रिलेटेड विद प्रोडक्शन थ्योरी, ऑन द अदर हैंड इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड विद डिमांड थ्योरी, राइट। shows the various combination of two inputs on an equal output, कहते हैं ये क्या करता है, आइसोक्वांट कर्व क्या शो करती है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स ऑन एन इक्वल आउटपुट, कि एक ही आउटपुट पे रहने के लिए क्या करती है, डिफरेंट जो हमारे टू इनपुट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस। shows the various combination of two commodities, right, x and y, a and b, कि जहाँ पे हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन चूज करने हैं बिटवीन टू कमोडिटीज। इट शोज कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी मेजर्ड, कहते हैं ये क्या शो करता है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो कि हमने मेजर करना है, राइट। हमारा जो आउटपुट है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ना, बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इट शोज द कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कांट बी मेजर्ड, ये क्या करती है, ये इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन जिनको कि हम मेजर नहीं कर सकते। हम सेटिस्फेक्शन को मेजर तो नहीं कर सकते नंबर्स में, हम किसकी फॉर्म में देखते हैं, प्रेफरेंसेस की फॉर्म में देखते हैं, रैंकिंग की फॉर्म में देखते हैं, राइट। इट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, राइट, ये हमें पता है। इट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। On the other hand, it provides economic and uneconomic region of production, ये क्या करती है, हमें हमने क्या देखना है, इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड देखना है कि कौन सा हमें इकोनॉमिक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा हमारे लिए नहीं है, राइट। ये क्या करता है, आइसोक्वांट कर्व। ऑन द अदर हैंड it provides no information about economic and uneconomic region of consumption of goods. ऑन द अदर हैंड जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड नहीं करती फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, की कौन सी गुड हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं, कौन सी इकोनॉमी के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं, राइट। द स्लोप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्निकल पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन प्रोडक्शन, हाँ जी, जो आइसोक्वांट कर्व की स्लोप होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, बाय द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
On the other hand, indifference curve slope is measured by marginal rate of substitution. The slope is influenced by marginal rate of substitution between commodity consumed by the consumer. कि हमने क्या करना है कि अगर हमने सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करना है तो we have to choose that combination of two commodities which gives him equal satisfaction, right? Therefore, indifference curve slope is influenced by marginal rate of substitution. On the other hand, isocont slope is measured by marginal rate of technical substitution. Isocont curve में two factors of production की बात हो रही है. On the other hand, indifference curve में two commodities की बात हो रही है, right? This is related to satisfaction. On the other hand, this is related to output. It is related to production and this is related to demand. I hope you clear. So this is it for today's video. I hope you like the video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Stay tuned for more videos. Thank you.